ऋषभ रोहन के पास बैठ उससे इधर उधर की बातें कहने लगा। कुछ वक्त बाद वो अपने असली मुद्दे पर आया। शादी वाले घर में तो अलग ही रौनक होती है। बहुत सारे लोग होते हैं घर में, बनने बनने की गीत होते हैं और नाच गाना भी होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, और ना ही तू राशि के साथ समय बिता पा रहा है। मेरा तो अलग मामला है, लेकिन तू तो अच्छे से एंजॉय करना। शादी के बाद भला ये सब दोबारा थोड़े ही मिलेगा। रोहन सोचते हुए बोला, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। ऋषभ ने रोहन के कान में कुछ कहा, जिसे सुन वो खुश हो गया। ऋषभ, इस प्लान से कम राशि हर वक्त तेरी नजरों के सामने रहेगी, बाकी जैसा तुझे सही लगे। ऋषभ अपना काम खत्म कर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और आंगन में जा बैठा। वहां अंश आकर तारा को फोन दे गया तो वो सभी को चुपके से मौली देव के लिए गए फोटोज दिखाने लगी। मौली को पहले तो पता ही नहीं चला कि सभी को क्या दिखा रही है, लेकिन जब उसे सच पता चला तो तारा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। मौली का तो शर्म से बुरा हाल था, लेकिन देव बड़ा खुश था। तारा, तुमने तो सारी फोटोज ही बड़ी प्यारी क्लिक की हैं, मैं तो एक एल्बम बनवाऊंगा इनकी। अब रोहन खुश होता हुआ सभी के पास आंगन में जा बैठा और बोला, माँ, शादी का घर है तो थोड़ा नाच गाना तो होना चाहिए ना। राधा माँ, जरूर होगा, एक बार सभी रात का खाना खाकर फ्री हो जाएं। रोहन, मेरे पास एक प्लान है माँ, क्यों ना आज से शादी होने तक रात को सभी यहीं एक साथ रहें तो कितना मजा आएगा। आभा जी, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है बेटा, पर हम सभी यहाँ कैसे सोएंगे। रोहन ने खुले आसमान की तरफ इशारा किया। हम तारों की छांव तले सोएंगे। मैं यहाँ आंगन और टेरेस पर गलीचे बिछवाकर अच्छे से सोने का इंतजाम करवा देता हूँ। आप सभी लेडीज नीचे आंगन में सो जाना और हम जेंट्स टेरेस पर। सभी को रोहन का सुझाव पसंद आया और उन्होंने सहमति दे दी। ऋषभ के पास बैठे जय ने उसे मुस्कुराते हुए देख धीरे से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सुझाव में सिर्फ जुबान ही रोहन की है, पर शब्द आपके हैं। ऋषभ ने शरारती नजरों से जय को देखा। बात तो तूने बिल्कुल सही कही है छोटे, क्या करें, अपनी मोहब्बत के साथ कुछ वक्त बैठने की ख्वाहिश ने हमसे ये खता करवाई है। जय हंस दिया, आप तो फौजी से शायर हो गए। ऋषभ, बस तू अपना मुंह बंद रखना, वरना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जय मन ही मन हंसा कि गड़बड़ तो ऑलरेडी हो चुकी है। रात में खाना खाने के बाद सभी ने आंगन में अपनी अपनी जगह संभाल ली। लेडीज का अपना बन्नी बन्नी गाने और नाचने का प्रोग्राम शुरू हो गया था। बीच बीच में उनके हंसी मजाक चल रहे थे। राशि की माँ बता रही थी कि कैसे राशि के पापा उनके लिए लेटर्स लिखा करते थे। तब कहाँ ये मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप हुआ करते थे। अब तो जब भी मन करे सीधी कॉल कर लेते हैं, पहले की तरह इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उनकी बात सुन जय ने कबीर की तरफ देखा और बोला, बात तो आपकी सही है आंटी, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने दिल की बात लेटर के जरिए ही कहते हैं। कबीर तारा के साथ साथ घर के बाकी सदस्य भी, जिन्हें उनकी लेटर वाली बात पता थी, उन दोनों को देखने लगे। उन लोगों के खुद को इस तरह देखने से जहां तारा की नजरें शर्म से झुक गईं, तो वहीं कबीर सभी को नजरअंदाज करते हुए ऐसे दिखाने लगा कि जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। सुनी की चाची चौकी, अच्छा कौन लिखता है? पर उपलब्ध है। देव ने अपने बगल में बैठे कबीर की बाह को पकड़ा। ये है ना अपना कबीर, इसने लिखा था तारा के लिए। कबीर के दूसरी ओर बैठा मंजीत बोला, और ऐसा लव लेटर लिखता है ये कि जिसे पढ़कर आपका मन गुदगुदा उठे। ऋषभ, हमने तो पूरी जिंदगी में ऐसा लव लेटर नहीं पढ़ा जैसा कबीर ने लिखा था। सारे भाई और सारी बहुएं हंसने लगे और उनके साथ राधा माँ भी हंस पड़ी। तारा उठकर जल्दी से अंदर भाग गई। अब तक कबीर का चेहरा भी शर्म से लाल हो चुका था। वह एक जरूरी कॉल का बहाना करके उठने को हुआ कि सारे भाइयों ने उसको पकड़कर वापस बैठा लिया और उसके गले लग हंस पड़े। कबीर उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भी उसे जाने देने के मूड में नहीं था। देख, कबीर तो शर्मा रहा है। जय, शेर को शर्माते देखने का अपना अलग ही मजा है। ऋषभ ने कबीर के गालों को खींचा, तभी तो ये हमारा भोला भंडारी है। मंजीत तो कबीर की गोद में सिर रखकर ही लेट गया। हम भाइयों के लिए भी लिखते कुछ कबीर। माना कि हमारी तारा भाभी जितने प्यारे नहीं हैं हम, लेकिन फिर इतने भी बुरे नहीं हैं हम। उन भाइयों की मस्ती देख सभी हंसे जा रहे थे। कबीर भी आखिरकार हंस पड़ा।
एक और छिपकर खड़ी तारा यह सब देख रही थी। मौली और साहिबा वहां आईं और उसे अपने साथ आंगन में ले गईं। ऋषभ उसे हिचकिचाते देख बोला, ये देखो, आज तो शेरनी भी भीगी बिल्ली बन रही है। जहाँ एक ओर सभी के ठाके गूंज उठे, वहीं दूसरी ओर तारा कबीर का बुरा हाल था। राधा माँ ने अब ऋषभ को डांट लगाई, चुप कर, और कितना परेशान करेगा इन्हें। ऋषभ ने अब चुप रहने का इशारा किया। घूंघट किए बैठी सुनी अपने दुपट्टे से ऋषभ का हल्का सा दीदार कर पा रही थी। उसके पास बैठी सालू ने धीरे से उससे कहा, क्या दी, ऋषभ जीजू कितने बोरिंग हैं, आपसे मिलने की कोशिश तक नहीं की, शायद सीधे शादी के बाद ही मिलेंगे। लगता है इन्होंने मूवीज वगैरह नहीं देखी, उनमें तो हीरो दीवारें फांद कर आ जाते हैं मुलाकात के लिए। सुनी मुस्कुरा कर रह गई। मिलना तो वो भी चाहती थी ऋषभ से, लेकिन हर किसी की नज़र उस पर थी, खासतौर पर राशि की। अब सभी लोगों को गाने बजाने में मगन देख ऋषभ चुपके से पल भर के लिए अपनी तेज की तरफ देख लिया करता। उसे इंतजार था तो सबके सोने का, ताकि तेज से आराम से मिल सके, लेकिन घर वालों के उत्साह को देख लग रहा था कि वो लोग काफ़ी देर तक अपना कार्यक्रम जारी रखने वाले हैं, तो उठकर एक ओर चला गया। तारा ने जब उसे ऐसे जाते देखा तो वो भी उठकर ऋषभ के पीछे चली गई। कबीर देव मंजीत की नज़र उन्हीं पर थी, तो वहीं जय इस मौके का फ़ायदा उठा माही से इशारों में बात कर रहा था। मौली की नज़र जब उन दोनों पर पड़ी तो उठकर जानबूझकर माही के सामने बैठ गई, जिससे जय उसे नहीं देख पा रहा था। उसने ऐसे दिखाया कि जैसे वो जानती ही ना हो उन दोनों के बारे में। मौली को बीच में आता देख माही थोड़ा साइड में खिसक गई, जिससे दोनों एक बार फिर एक दूसरे को देख पा रहे थे। मौली ने साहिबा को इशारा किया कि इधर क्या खिचड़ी पक रही है, तो साहिबा उठ माही के सामने आ बैठी। माही फिर थोड़ा साइड हुई कि मुग्धा आ बैठी। इससे परेशान हो माही फिर से खिसकने को हुई तो पाया कि बाजू में राशि, सुनी और शालू बैठी हैं, तो अब और जगह नहीं है खिसकने की। जय बेचारे का तो चेहरा ही उतर गया माही को ना देख पाने की वजह से। माही उदास हो सोचने लगी कि अब क्या करे। उसके चेहरे के हाव भाव समझ मौली अपनी हंसी रोक खड़ी हुई और जय के पास जा उसे हाथ पकड़ उठा अपने साथ ले चली। अगले कुछ ही पलों में उसने जय को माही के साइड में बैठा दिया। अब आराम से बात तय करो तुम दोनों, कोई बीच में नहीं आएगा। इतना सुनते ही सभी हंसने लगे। ऋषभ अपने कमरे में अंदर जाने को हुआ कि तारा वहां आई और बार बार खांसने का नाटक करने लगी। ये देख ऋषभ रुक गया। क्या है, जाकर पानी पियो ना, या फिर मेरे ही खून से तुम्हें प्यास बुझानी है। तारा कमर पर अपने दोनों हाथ रख बोली, तुम्हें क्या मैं ड्रैकुला लगती हूँ जो तुम्हारा खून पीऊंगी? वैसे भी जहरीली चीजें पीने का मुझे कोई शौक नहीं है। जाओ चुपचाप जाकर मेरे लिए पानी लाओ। ऋषभ डरने का नाटक करते हुए बोला, मैं तो डर गया मैडम, चुपचाप से खुद जाकर पी लो। तारा, ठीक है, तो मैं जाकर माही, राशि और निशा को तुम्हारा वीडियो दिखा देती हूँ। कहते हुए उसने अपना फोन ऋषभ को दिखाया। ऋषभ हंस पड़ा। तारा हैरानी से उसे देखने लगी। तुम हंस क्यों रहे हो? ऋषभ, तुम पर हंस रहा हूँ, वीडियो होगा तो दिखाओगी ना। तारा चौंकी, क्या मतलब? ऋषभ, तुम्हें याद तो होगा कि अंश फोन लेकर गया था तुमसे, मैंने ही बोला था उसको। बस फिर क्या था, फोन हाथ में आते ही मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। इतना सुनना था कि तारा का पारा चढ़ गया। उसने जल्दी से फोन चेक किया तो ऋषभ की बात सही पाई। उसने गुस्से में इधर उधर देखा और कुछ ढूंढने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? ऋषभ, वैसे ही जैसे तुमने मेरे वीडियो बनाने की हिम्मत की। तारा अब एक और रखी झाड़ू को उठा लाई और ऋषभ पर हमला कर दिया। आज तो मैं तुम्हें मार मार के भूत बना दूंगी। ये देख ऋषभ ने बचने के लिए जल्दी से भागकर वाइपर उठा लिया और तारा के हर बार से खुद को बचाने लगा। ऐसे कैसे, हलवा है क्या? एक तरफ उनका झाड़ू और वाइपर रूपी तलवार से महायुद्ध छिड़ चुका था, तो दूसरी तरफ गाना बजाना जारी था, जिसकी तेज आवाज में उस युद्ध की आवाज दबकर रह गई थी। कबीर ने जब देखा कि ऋषभ तारा काफी देर तक नहीं लौटे हैं, तो खड़ा हो सोचते हुए उस ओर चल पड़ा कि जरा देखूं तो कि अब क्या खिचड़ी पक रही है इनकी, कहीं कोई कांड तो नहीं कर रहे। दोनों को ढूंढते हुए कबीर जब आंगन से दूर निकला तो उसे महायुद्ध की आहट सुनाई दी। वह समझ गया कि वहां क्या हो रहा है। कबीर जल्दी से भागकर आती आवाजों का पीछा करते हुए ऋषभ के कमरे में पहुंचा तो सामने का नजारा देख अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, ये दोनों न जाने कब बड़े होंगे। ऋषभ और तारा जमीन पर थे।
तारा ने ऋषभ पर बेडशीट डाली हुई थी और उस पर घूंसे बरसाई जा रही थी। कमरे में चारों तरफ फैला हुआ सामान उनके घमासान युद्ध की गवाही दे रहा था। कबीर ने सोचा कि अगर मेहमानों ने यह सब देख लिया तो बड़ी फजीहत होगी। वह जल्दी से अंदर गया और दोनों को एक दूसरे से अलग करने लगा। पीछे हटो तारा, क्या पागलपन है, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह लड़ते हुए। उसने दोनों को एक दूसरे से अलग किया और उनके बीच में खड़ा हो गया। वह भी बात कर ही रहा था कि उन दोनों ने ही उसको इग्नोर कर दिया और एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगे। कबीर एक बार फिर उनके बीच बचाव में आया और उनके बीच आ खड़ा हो गया। अरे हुआ क्या है जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हो? तारा, इसने मेरे फोन से वीडियो कैसे डिलीट की? इतनी मुश्किल से तो मैंने इस रावण को कब्जे में करने के लिए इसकी एक कमजोरी पकड़ी थी। ऋषभ, अच्छा तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दूंगा? कबीर, पहले यह तो बताओ कि कौन सा वीडियो और क्या डिलीट हो गया? ऋषभ ने कबीर को सारी बात कह सुनाई कि कैसे तारा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। कबीर ने नाराजगी से तारा की ओर देखा तो वह मासूम सा चेहरा बनाते हुए बड़े प्यार से उसे देखने लगी, लेकिन कबीर पर उसका कोई असर न होता देख वह मुंह लटकाकर खड़ी हो गई। यह भी तो तंग करता है ना मुझे, फिर इसने वीडियो डिलीट तो कर ही दिया है ना। ऋषभ हंसते हुए उसे चिढ़ाने लगा। बड़ी आई मुझे ब्लैकमेल करने वाली, करवा ली ना अपनी बेइज्जती। तारा मुस्कुरा दी। अपने ख्याली पुलाव बंद करो। वीडियो तो मैं पहले ही राशि को भेज चुकी हूँ और उसके साथ साथ उसकी वो दोस्त है ना तेजस्विनी, उसने भी वो देखी है। दोनों बहुत हंसी भी हैं तुम पर। कबीर और ऋषभ ने अविश्वास से तारा को देखा और एक साथ बोले, क्या? तारा जीत के गुरूर में बोली, मुझे तो पहले ही दिन रावण पर शक था कि कभी कोई ना कोई कांड जरूर करेगा, इसलिए वीडियो बनाने के अगले ही दिन मैंने वह राशि को भेज दी थी। ऋषभ ने गुस्से में बिस्तर पर पड़ी तकिया उठाई और कबीर को पीछे कर खुद उसकी जगह खड़े हो तारा के सिर पर उसे दे मारा। दगाबाज कहीं की। तारा गुस्से से उसे घूरने लगी। तुमने मुझे मारा? अब तो तुम गए।